तो आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोकतंत्र का एक उभरता हुआ सपना बस एक ही दिन में एक भयानक संकट में तब्दील हो गया। ये कहानी है उम्मीद की, एक सैन्य तख्तापलट की और उसके बाद हुई तबाही की। और यही सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश जो एक लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो अचानक से सैन्य शासन के अंधेरे में गुम हो जाए? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और 2021 की उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। एक तरफ नवंबर 2020 में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत होती है और फिर कुछ ही महीने बाद 1 फरवरी 2021 को उसी लोकतंत्र को सेना अपने बूटों तले कुचल देती है। तो चलिए सबसे पहले उस दिन पर ही फोकस करते हैं जब म्यांमार के उस नाजुक लोकतांत्रिक प्रयोग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस पूरे कहानी में जो सबसे अहम किरदार है वो है तत्मडॉ। ये म्यांमार की सेना का आधिकारिक नाम है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ देश की आर्मी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल संस्था है जिसकी जड़ें दशकों से म्यांमार की राजनीति में बहुत गहरी हैं। 1 फरवरी की सुबह म्यांमार के लिए एक काला दिन बनकर आई। सेना के जनरल मिन आंग लाइंग के नेतृत्व में तख्तापलट हो गया। जो जनता की चुनी हुई नेता थीं, आंग सान सू की, उन्हें और उनकी सरकार के बाकी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन म्यांमार के लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने सड़कों पर उतरकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए इस तानाशाही का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, ये जो तख्तापलट हुआ वो रातों रात नहीं हो गया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं म्यांमार के अशांत इतिहास में। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना ही होगा। अगर हम इतिहास पर एक नज़र डालें तो म्यांमार में उथल-पुथल का एक लंबा दौर रहा है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी, फिर 1962 का वो पहला सैन्य तख्तापलट और फिर 1988 और 2007 में लोकतंत्र के लिए हुए बड़े आंदोलन जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। कहानी हमेशा से सेना के दबदबे और लोगों के संघर्ष की रही है। लेकिन 2021 के इस अंधेरे से पहले एक उम्मीद की किरण भी थी। एक छोटा सा दौर आया जब ऐसा लगा कि शायद म्यांमार अब बदल रहा है। 2015 का साल एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। दशकों के इंतजार के बाद देश में आजाद चुनाव हुए और आंग सान सू की पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। उस वक्त ऐसा लगा मानो म्यांमार के लिए एक बिल्कुल नई सुबह हुई है। और ये पर बहुत बड़ा है, ये लोकतंत्र असल में अधूरा था। प्रॉब्लम ये थी कि 2008 के संविधान के तहत सेना ने कभी भी पावर पूरी तरह से छोड़ी ही नहीं थी। संसद की 25% सीटें उनके लिए रिजर्व थीं। रक्षा और गृह जैसे सबसे जरूरी मंत्रालय उनके कंट्रोल में थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास वीटो पावर थी, यानी वो किसी भी संवैधानिक बदलाव को रोक सकते थे। अब देखिए, म्यांमार में जो कुछ भी होता है उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। इसका सीधा असर पड़ता है उसके पड़ोसियों पर और खासकर भारत पर। तो समझते हैं कि भारत के लिए ये स्थिति कितनी पेचीदा है। भारत के लिए म्यांमार कई वजहों से बेहद जरूरी है। एक तो हमारी 1600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, फिर नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी की चिंताएं हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं। और हाँ, उस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने का जियोपॉलिटिकल एंगल तो है ही। इन सब के ऊपर तख्तापलट के बाद आए हजारों शरणार्थियों का मानवीय संकट भी है। और इन्हीं सब वजहों से भारत एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्साकशी में फंसा हुआ है। मतलब एक तरफ तो लोकतंत्र बहाली की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए सैन्य सरकार से भी बातचीत जारी रखनी पड़ती है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। चलिए अब वापस म्यांमार की जमीनी हकीकत पर लौटते हैं। और सच ये है कि तख्तापलट ने देश को एक ऐसे संकट में धकेल दिया है जो वाकई विनाशकारी है। जब लोगों के शांतिपूर्ण विरोध को गोलियों से कुचला गया तो उन्होंने भी हथियार उठा लिए। और देखते ही देखते ये संकट एक फुल ब्लोन सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में तब्दील हो गया। आज पीपल्स डिफेंस फोर्सेस और दूसरे जातीय समूह सेना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। सेना, जिसे जुंटा कहते हैं, असल में देश के एक बहुत छोटे हिस्से पर ही पूरी तरह से काबिज है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 के अंत तक सिर्फ 21% इलाका उनके कंट्रोल में होगा, जबकि 45% पर विपक्षी गुटों का कब्जा हो सकता है। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी हो चुकी है। और इस जंग की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है?
आम लोग, जरा सोचिए, 30 लाख लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना ही घर छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा है। और मौत का आंकड़ा 75,000 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाह हुए परिवार हैं, खत्म हो चुके सपने हैं। और इसका नतीजा ये है कि म्यांमार का पूरा समाज आज ढहने की कगार पर है। हेल्थ केयर सिस्टम, वो तो समझें कि खत्म ही हो चुका है। इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई है। लाखों लोग गरीबी में चले गए हैं, स्कूल खाली पड़े हैं और मानव अधिकारों का तो कोई नामो निशानी नहीं बचा है। और आखिर में इस पूरी स्थिति को एक लाइन में समझना हो तो अमेरिकी विदेश विभाग की ये ट्रैवल एडवाइजरी काफी है। ये कहती है, सशस्त्र संघर्ष, नागरिक अशांति और अपहरण के कारण यात्रा न करें। यह तस्वीर है एक ऐसे देश की जो पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब लोकतंत्र की एक नाजुक इमारत गिरती है तो उसके मलबे के नीचे एक पूरा देश कैसे दब जाता है।